वेरी गुड इवनिंग। जैसे पता है मेरा नाम नवेद अख्तर है, मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 5 वंशागति और भिन्नता के सिद्धांत के कुछ एमसीक्यूज जो कि टारगेट बुक से लिया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। पहला प्रश्न में लिखा है स्त्री मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे। किसकी बारे में पूछ रहा है? स्त्री मनुष्य। पुरुष क्या पूछ रहा है कि स्त्री के बारे में, स्त्री के बारे में। अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन सुनना, मजा आएगा। कैसे सुनना देखने। अब सुनो भाई, अगर मानव की बात हम लोग करते हैं, मानव या तो नर होगा या फिर क्या होगा, मादा होगा, या तो स्त्री होगा या फिर क्या होगा, पुरुष होगा। चलो ठीक है, इधर हम लिख देते हैं नर और इधर हम क्या लिख देते हैं, मादा। एक बात बताओ, कोई नर का कोशिका है, हम युग्मक की बात नहीं करें, नर की कोशिका की बात कर रहे हैं। कोई मादा की कोशिका है, मादा युग्मक की बात नहीं करें, मादा के कोशिका की बात कर रहे हैं। ये जो नर के जो कोशिका है उसमें कुल गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। मादा के पास भी जो कोशिका है उसमें कुल गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 है। अब हमको पता है गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लिंग दूसरा अलिंग। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 होते हैं। मादा में भी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 होते हैं और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब सुनना ध्यान से, नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है तुम्हारा? मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह क्या तुम्हारा? XX। तो अब मादा ही तो स्त्री है ना, तो इसका मतलब प्रश्न में लिखा था कि मादा स्त्री में गुणसूत्र होंगे। कौन से होंगे? 44 तो अलिंग होगा। कितना होगा? 44 तो क्या होगा? अलिंग होगा। और 2 लिंग होगा। लिंग में 2 कौन सा? XX। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 प्लस XX। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस को। स्त्री मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे? 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 44 प्लस YY, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा देर पहले हम बताए क्या होगा? 44 प्लस XX। ये जो 44 प्लस XY है ये तो नर का है ना, मादा का नहीं है, ये पुरुष का, स्त्री का नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44 प्लस XX। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में लिखा है एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या होगा? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रोपी अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीन प्रोपी अनुपात पूछ रहा है। तो याद करो, जब हम आप लोग को बताए थे, जब पढ़ा रहे थे कि मेंडल जब एक संकर संकरण किया था उसका जीन प्रोपी अनुपात जो है, देखो कैसे याद करो। कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, स्मॉल टी आया था। अगर भाई रेशियो की बात पूछ रहा है, अनुपात की बात पूछ रहा है, तो कैपिटल टी कितना था? 1 था। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना था? 2 था। स्मॉल टी कितना था? 1 था। ये क्या है? तुम्हारा जीन प्रोपी अनुपात है, जीनोटिपिक रेशियो है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। और हम लोग कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 1:1 क्या है तुम्हारा? एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या? 1:1 है। क्लियर है? फिर प्रश्न संख्या 3 में आते हैं बच्चों। 3 में जो प्रश्न है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिन जिनकी भिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील कहलाते हैं, बहु एलील कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है, बहु अलील, मल्टीपल अलील। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में लिखा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? यानी कि उन गुणसूत्र की बात कर रहा है, उन गुणसूत्र की बात कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जीन है, उस गुणसूत्र की बात कर रहा है जिसमें सबसे कम जीन है। तो अगर हम लोग किसी नर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? किसी नर का। नर में कुल गुणसूत्र कितना है? नर के कोशिका में कुल गुणसूत्र संख्या कितना? 46 है। 46 में क्या है? पहला तो 1 है, ये पहला है, और सबसे जो लास्ट में होता है तुम्हारा क्या? Y है।
अगर हम पहला की बात करते हैं, सबसे पहला जो गुणसूत्र है उसमें सबसे ज्यादा जीन पाया जाता है, जिसकी संख्या क्या 2968 है। और जो लास्ट वाला गुणसूत्र है, जो अंतिम में गुणसूत्र है, वो कौन सा है? वाई है नर में। और इसमें क्या सबसे कम जीन पाए जाते हैं, जो कितना है 231। कितना है 231। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का उत्तर मिलते जाएगा। लिखा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो थोड़ा देर पहले बोले जो गुणसूत्र संख्या 1 है उसमें सबसे ज्यादा जीन पाया जाता है, और गुणसूत्र संख्या जो y है उसमें सबसे कम जीन पाया जाता है, 2968 और 231। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? गुणसूत्र 1 एवं y। अब बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या किस में बढ़ते हैं? 5 में। दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है। पांचवा प्रश्न है दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एपिस्टेसिस, दूसरा है सह-प्रभाविता, तीसरा है प्लियोट्रोपी, चौथा है अपूर्ण प्रभाविता। सुने, दात्र कोशिका रक्तता एक रोग है, एक बीमारी है, एक विकार है। क्लियर है? तो ये क्या प्रदर्शित करता है? एक शब्द आप लोग सुने होंगे, बहुप्रभाविता। प्लियोट्रोपी को ही क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। यानी कि इस बीमारी में एक से ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लियोट्रोपी। और प्लियोट्रोपी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? प्रश्न है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? सुनो ध्यान से, यहां पर बात कर रहा है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। देखना है यहां पर, ध्यान से सुनना, बड़ा फोकस्ड होकर सुनना है। अब सुनना क्या है देखते हैं। हम लोग अलग अलग सिंड्रोम के बारे में देखे थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। जब हम लोग बात कर रहे थे किसका? जब हम लोग बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम में त्रिसूत्रता जो हुआ था, ट्राइसोमी जो हुआ था, वो कौन सा गुणसूत्र का था? 21वां। कौन सा गुणसूत्र का था? 21वां। लेकिन जब हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात की थे, तो एक्चुअल में नॉर्मली क्या होता है? 44 प्लस XY होता है। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया था? 44 प्लस XXY। डाउन सिंड्रोम में भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र की संख्या की जब बात की थी 47 हो गया था। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी 47 हुआ था। लेकिन बात जब किए थे हम किसका? टर्नर सिंड्रोम का, तो याद करो 44 प्लस X0, याद करो 44 प्लस X0। इसका मतलब कितना हो गया था? टोटल 45। अब सिंपल है, यहां पर क्वेश्चन में सीधा सा है। क्वेश्चन में सीधा सा क्या लिखा है कि जो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर क्या है? डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम है। क्या है? डाउन सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? सुनो, ऑप्शन A B C D, चारों ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से गलत है। क्लियर है? चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, और किताब में ना ऑप्शन ए के साथ दिया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा देर के लिए अवॉइड करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया से बाद में देंगे। कि पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक बालक का रुधिर O है, यानी कि एक बालक है, एक बॉय है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? तुम्हारा O है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्ररूप इनमें से कौन होगा? सुनना ध्यान से। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। क्या है? O है। अब O जो होगा वो किस किस अलील की वजह से होगा? स्मॉल आई और स्मॉल आई। लेकिन बाप का ब्लड ग्रुप क्या है? B है।
अब बाप का ब्लड ग्रुप बी होने के लिए दो कंडीशन पॉसिबल है, एक तो क्या है आई बी स्मॉल आई, और दूसरा कंडीशन क्या आई बी। अब सुनना, अब भाई स्मॉल आई कब आएगा, स्मॉल आई जीन प्रारूप कब आएगा, जीनोटाइप कब आएगा, जब बाप का ब्लड ग्रुप बी हो। वो किसके वजह से हो, आई बी स्मॉल आई की वजह से। किसकी वजह से, आई बी स्मॉल आई की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा आई बी स्मॉल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 वर्षों तक किया था। 1856 से लेकर 1863 तक किया था, ठीक है। 1865 में छपवाया था उसको, 1900 में दोहरा खोज हुआ था। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट किए, 1865 में छपवाया और 1900 में दोहरा खोज हुआ। कितने लक्षणों पर किया था, 7 लक्षणों के ऊपर किया था। कितने लक्षणों पर, 7 लक्षणों के ऊपर किया। आप सुना, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलग्नता का नियम, अनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने प्रतिपादित किया अनुवांशिकता का नियम। अनुवांशिकता के 3 नियम दे, क्या है तुम्हारा, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, और तुम्हारा युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। प्रश्न है कि ये क्वेश्चन जो है BSEB 2011 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। देखना, क्वेश्चन लिखा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। सिंपल सा है, युग्मकों की सिद्धता का नियम। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ, सी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणी यानी कि फिनोटिपिक अनुपात होता है। याद करो, अब यहां पर प्रश्न पूछ दिया, सीधा सा प्रश्न है कि जब हम लोग बात करते हैं किसका, द्विसंकर संकरण, उसके अनुलक्षणी यानी कि लक्षण प्रोपी अनुपात क्या पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या पूछ रहा है। तो याद करो क्या था फिनोटिपिक रेशियो, ये तुम्हारा डायहाइब्रिड क्रॉस का, द्विसंकर संकरण का। तो क्या था, याद करो, 9331। क्या था, 9331, याद करो 9331। वहीं अगर पूछ देता कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीन प्रोपी अनुपात क्या है, तो हम लिखते हैं 121, 200, 242, फिर तुम्हारा 121 क्या हो जाता, क्लियर है। लेकिन यहां पर जीन प्रोपी अनुपात ना पूछे, क्या है, अनुलक्षणी अनुपात पूछा है, लक्षण प्रोपी अनुपात पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फिर फिनोटिपिक अनुपात होता है। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों, क्योंकि उन्होंने जो भी लक्षण का अध्ययन किया था वो स्वतंत्र, पहला ऑप्शन है उसने मटर के पौधे को चुना, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक लक्षणों को चुना, और चौथा ऑप्शन है मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया। यानी कि अब ऐसा नहीं कि एक साथ सभी लक्षणों का अध्ययन कर लिया, उन्होंने क्या किया, सेपरेटली हर एक लक्षण का अध्ययन किया। यानी टोटल 7 कैरेक्टर्स था, 7 लक्षण था, सबको क्या है, स्वतंत्र पूर्वक क्या, ऐसा नहीं कि एक साथ सभी कैरेक्टर्स को ले लिया, सभी लक्षण को ले लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही उसका क्या था, सफलता का कारण था। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया। फिर आगे बढ़ते हैं। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, वर्णांधता की, रंजकहीनता की, फिनाइल कीटोनुरिया की, एल्केप्टोनुरिया। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, रंजकहीनता की। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। जब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, लिखा है मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है।
केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोजोम द्वारा या फिर लिंग गुणसूत्र द्वारा। भाई अगर नर और क्या है, अगर हम नर की बात करते हैं और अगर हम लोग नर की बात करते हैं या फिर मादा की बात करते हैं, यहाँ प्रश्न एक बार फिर से, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जा सकती है। कैसे की जा सकती है कि अगर नर है तो इसका मतलब 44 प्लस XY, मादा है तो 44 प्लस XX। अलिंग गुणसूत्र तो क्या है 40 40 44 44, दोनों का सेम है, लेकिन फर्क क्या है, नर में XY होता है और मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होता है XX होता है। तो इसका मतलब लिंग गुणसूत्र ही डिसाइड करेगा कि नर है कि तुम्हारा क्या है मादा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र के द्वारा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फिनोटिपिक रेशियो को। याद है मिराबली जलापा, याद है स्नैपड्रैगन, मिराबली जलापा, फ्लोरोक्लोक प्लांट याद होगा। उसमें जब हम लोग वो जो था तुम्हारा अपूर्ण प्रभाविता, किसकी बात किए थे, अपूर्ण प्रभाविता की बात की थे, अपूर्ण प्रभाविता का बात की थी। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखने को मिला था, रेड देखने को मिला था, व्हाइट देखने को मिला था और पिंक, क्या देखने को मिला था, पिंक देखने को मिला था। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जब हम लोग अपूर्ण प्रभाविता देखे थे तो वहां पर क्या था, जो बाह्य लक्षणी यानी कि लक्षण प्रोपी अनुपात देखे थे, क्या देखे थे कि एक तो रेड था, पहले रेड लाल, फिर तुम्हारा पिंक, फिर तुम्हारा क्या था, व्हाइट था। रेड की संख्या कितना 1 था, पिंक की संख्या कितना था 2 था और व्हाइट की संख्या कितना था 1 था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाए 1 to 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 to 1। प्लस ऑप्शन लिखा है कि F2 संतति की बाह्य लक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभावित स्थिति में क्या होगी, सी हो जाएगा, इज राइट आंसर 1 to 1। गुणसूत्र उत्परिवर्तन का कारण क्या है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन का अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है असुगुणिता, ऑप्शन बी में है बहुगुणिता, ऑप्शन सी में है भौतिक प्रभाव और ऑप्शन डी में है ये सब। क्या है, ये सब है, ये सब है, इनमें से सभी हो जाएगा ना। गुणसूत्र उत्परिवर्तन का निम्नलिखित कारण हो सकता है, असुगुणिता NU-प्लॉइडी याद है, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी 6N, भौतिक प्रभाव, ये सब हो जाएगा, ये सब इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें, प्रभाविता, पॉलीमेरिज्म, अप्रभाविता या फिर एपिस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है तुम्हारा एपिस्टेसिस। क्या है, एपिस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण, मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वचा का रंग। फिर आगे बात करते हैं, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं कि मान लो कोई गुणसूत्र है जहां पर क्या है, अलील है, जहां पर क्या है, जीन्स है। अगर वो जीन्स एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जीन विनिमय नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए हो जाए, क्या हो जाए, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रथम अनुवांशिकी द्विआनुवांशिकी के पिता थे, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, जैसे ही टर्नर सिंड्रोम का नाम आता है, जैसे ही टर्नर सिंड्रोम का नाम आता है तो उसमें हमको डाउन सिंड्रोम आता है दिमाग में, टर्नर सिंड्रोम आता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है। जो डाउन सिंड्रोम था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 था, गुणसूत्र की संख्या 47 था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 था और टर्नर सिंड्रोम में घट जाता है। इसका मतलब कितना होगा, टोटल 45। कितना होगा, टोटल 45 होगा। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग। मेंडल ने नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब जनक शुद्ध ब्रीड हो, जनक क्या हो, शुद्ध ब्रीड हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक जीन के भिन्न रूपों को कहा जाता है, जीन के विकल्पी रूप को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं, अलील बोलते हैं, युग्म विकल्पी या फिर अलील बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब रही बात लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा 25। कौन सा है 25, ये आप लोगों का क्या होमवर्क है, क्या आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग बात किए चैप्टर नंबर 5 का, जो कि तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और भिन्नता के सिद्धांत। उसमें टोटल 44 क्वेश्चंस देखे और एक क्वेश्चन का जो आंसर है तुम लोग को कमेंट करना है।
जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 45 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन 25 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, अधिकांश परिवर्तन है और प्रभावी है, हानिकारक है, जननीय है, ये तुम लोग का क्या होमवर्क है, क्या है होमवर्क है। इसको क्या करना, कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।